गंगा और केसर बड़ी ही बेचैनी से प्रीति और विक्रांत के आने का इंतजार कर रही थी। पारो और उसकी माँ भी परेशान उनके पास खड़ी थी। तभी गंगा रोते हुए बोली, पता नहीं प्रीति बिना बताए कहाँ चली गई है। मेरी बच्ची कहीं खुद को कोई नुकसान ना पहुंचा बैठे। हे ठाकुर जी, उसकी रक्षा करना, उसे कुछ मत होने देना, वरना मैं उसके बाबासा को क्या जवाब दूंगी। तभी केसर भी बोली, विक्रांत का भी कुछ पता नहीं है, ना जाने कहाँ चला गया है। अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। तभी सूरज वहां इंस्पेक्टर के साथ आया और बोला, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हमें मजबूर मत कीजिए कि हमें आप लोगों को जोर जबरदस्ती से इस हवेली से निकालना पड़े। छोड़ दीजिए ये हवेली, अब आपका इस हवेली पर कोई हक नहीं है। तभी गंगा हाथ जोड़कर बोली, थोड़ी देर और रुक जाइए, एक बार मेरी लाड़ो लौट आए फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। तभी केसर गुस्से में सूरज से बोली, मैं इस हवेली को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। कहीं नहीं, ये मेरी हवेली है। उसकी बातें सुनकर इंस्पेक्टर साहब आगे आकर बोले, देखिए भाई साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज इनकी हवेली खाली कर दीजिए, क्योंकि अब कानूनी तौर पर यह हवेली आदित्य बाबू की है। और अगर आपको लगता है कि आदित्य बाबू ने आप लोगों से ये हवेली धोखे से हासिल की है, तो ठाकुर साहब और जगदीश सा के आते ही आप ही इन पर कानूनी कार्रवाई कर दीजिएगा। पर तब तक के लिए आपको इस हवेली से जाना होगा। प्लीज आप लोग यहाँ से जाइए, वरना मुझे लेडी हवलदार को बुलाकर आपको इस हवेली से बाहर निकालना पड़ेगा, प्लीज। तभी बसंत वहां आकर गंगा से बोला, मालकिन यहाँ रुककर अपनी बेइज्जती करवाने से कोई फायदा नहीं होगा, इस वक्त यहाँ से चलिए। बड़े मालिक के आते ही सब ठीक हो जाएगा, तब तक के लिए आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। वो घर भी तो आपका ही दिया हुआ है, ये हवेली आपकी नहीं रही, पर ये पूरा गांव आज भी आपका ही है। चलिए मालकिन, गंगा ने रोते हुए पूछा, पर प्रीति? बसंत तुरंत बोले, हवेली के नौकर गए हैं बिटिया को ढूंढने। मैंने उनसे कह दिया है कि जैसे ही प्रीति बिटिया मिल जाए वो उसे लेकर मेरे घर आ जाए। भगवान पर भरोसा रखिए मालकिन, सब कुछ ठीक हो जाएगा। छोटे ठाकुर कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, आप दोनों चलिए मेरे साथ। इतना कहकर बसंत ने गंगा के पास रखे बैग उठाए और दूसरे नौकर को इशारा किया। वो सामान उठाने लगा। उसके बाकी का सामान उठाते ही बसंत केसर से बोला, चलिए मालकिन। गंगा और केसर रोते हुए बसंत के साथ हवेली से जाने लगी। घर के बाकी नौकर भी रोते हुए उनके पीछे चल दिए। तभी सुमेर वहां आ गया। उसे देखते ही गंगा का रोना और बढ़ गया। सुमेर ने उन्हें संभालते हुए कहा, काकीसा आप चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा, मैं आप लोगों के साथ हूँ। जब तक काकासा वापस नहीं आ जाते आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि वहाँ आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। नहीं बेटा, जब तक तेरे काकासा वापस नहीं आ जाते हम बसंत भाई सा के घर में ही रहेंगे, गंगा रोते हुए बोली। तो सुमेर परेशान होकर बोला, पर काकीसा जब मैं हूं तो आपको बसंत काकासा के घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है। तभी केसर गुस्से में बोली, हमें तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है, हम बस कुछ देर के लिए बसंत के घर जा रहे हैं। एक बार मेरा बेटा लौट आए फिर वो उस शहर से हमारी हवेली ही नहीं बल्कि हमारा सब कुछ वापस ले लेगा, फिर हम वापस अपनी हवेली में आ जाएंगे। तायसा विक्रांत नहीं आएगा, उसने आदित्य साहब की जान लेने की कोशिश की है, इसलिए आदित्य साहब ने उसे अरेस्ट करवा दिया है। सुमेर के इतना कहते ही केसर को ऐसा लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। उसने अपने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया और रोने लगी। गंगा ने आकर उसे सहारा दिया, पर वो भी खुद को संभाल नहीं पा रही थी। ये देखकर पारो और उसकी माँ सीता ने आकर दोनों को सहारा दिया और उन्हें हवेली से ले जाने लगी। तभी गंगा की नज़र अपनी हवेली में बने मंदिर पर पड़ी। वो रोते हुए मंदिर की ओर बढ़ी। उन्होंने ठाकुर जी की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर कहा, ठाकुर जी ये हवेली तो कभी हमारी नहीं थी, किसी की अमानत समझकर आज तक हम बस इस हवेली की देखरेख कर रहे थे। प्रीति के बाबासा तो सालों से बस यही एक सपना देखते आए हैं कि एक दिन हम बड़ी ठकुराइन को उनकी हवेली लौटा देंगे, पर अब जब प्रीति के बाबासा लौटेंगे तो अपना सपना टूटते देख खुद भी टूट जाएंगे। आपको उन्हें संभालने के लिए मेरे साथ चलना होगा ठाकुर जी, चलना होगा। इतना कहकर गंगा ने रोते हुए ठाकुर जी की मूर्ति उठाई और उसे हाथ में लिए सबके साथ हवेली से बाहर जाने लगी। उनके हवेली से बाहर आते ही सूरज ने तुरंत अपने आदमियों से हवेली में ताला लगवा दिया और आदित्य को फोन किया। आदित्य अपने कमरे में कुर्सी पर परेशान बैठा था। उसके कानों में प्रीति के कहे शब्द गूंज रहे थे। तभी उसके फोन की बेल बजने लगी। उसने अपसेट होकर कॉल रिसीव की। हेलो। उसकी आवाज सुनकर दूसरी ओर से सूरज बोला, सर हवेली खाली हो गई है, वो लोग चले गए हैं हवेली से और मैंने हवेली में ताला भी लगवा दिया है।
हमारे कुछ आदमियों को वही हवेली की चौकीदारी करने के लिए भी कह दिया है, ताकि अब वो लोग इस हवेली में पैर भी ना रख सके। सूरज के इतना कहते ही आदित्य ने अपना फोन कान से हटाया और कॉल कट करके खुद से बोला, आज मेरा मकसद पूरा हो गया है, फिर भी मैं खुश क्यों नहीं हूँ। आज मैंने हमारा सब कुछ फिर से हासिल कर लिया है, हमारी जमीन, हमारा घर, हमारे खेत, सब कुछ। फिर क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने सब कुछ पाकर भी सब कुछ खो दिया। क्यों मुझे प्रीति की इतनी फिक्र हो रही है। क्यों कोई रिश्ता नहीं है मेरा उससे, फिर क्यों मुझे उसकी तकलीफ से तकलीफ हो रही है। क्यों मुझे घबराहट हो रही है कि कहीं मेरी वजह से सच में प्रीति के साथ कुछ गलत ना हो जाए। जो कुछ भी उसके बाबासा और दादासा ने हमारे साथ किया, उसमें प्रीति की तो कोई गलती नहीं है, फिर भी जाने अनजाने उसे ये सब सहना पड़ा। दादी को अगर ये पता चला कि मैंने हमारी हवेली और ज़मीन हासिल करने के लिए एक लड़की को धोखा दिया है, तो वो मुझे कभी माफ़ नहीं करेगी, कभी नहीं। इधर प्रीति अपनी हवेली पहुंची तो वहां बड़ा सा ताला लगा देखकर वो घबरा गई। वो चीखते हुए हवेली के दरवाजे के पास पहुंची। उसने वहां खड़े एक आदमी से रोते हुए पूछा, कहाँ है मेरी माँ, मेरी तायसा कहाँ है। वो आदमी उसे अंदर आने से रोकते हुए बोला, हमें नहीं पता, कुछ लोग उन्हें अपने साथ ले गए हैं। प्रीति घबरा कर इधर उधर देखने लगी, तभी पारो भागती हुई उसके पास आई और उसे गले लगाकर रोने लगी। प्रीति ने उससे रोते हुए पूछा, पारो मेरी माँ पता नहीं कहाँ चली गई, तायसा भी नहीं है और उसने भाईसा को भी जेल में बंद करवा दिया। तूने तो कहा था कि मैं आदित्य बाबू से बार बार इसलिए टकराती हूँ क्योंकि मेरा और उनका नसीब जुड़ा हुआ है, पर देख हमारा मिलना इत्तेफाक नहीं था, ये सब उनकी सोची समझी साजिश थी मुझसे मेरा सब कुछ छीनने के लिए। मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। पारो उसके आंसू पोंछते हुए बोली, प्रीति अपने आप को संभाल, क्योंकि जब तक काकासा और तेरे दादासा वापस नहीं आ जाते तुझे ही तेरी माँ और तायसा का ख्याल रखना होगा। ये सुनकर प्रीति रोते हुए बोली, पर इन लोगों ने मेरी माँ को निकाल दिया है, पता नहीं वो कहाँ होगी। पारो तुरंत बोली, बड़ी ठाकुराइन और काकीसा बसंत काका के घर पर है और वो अकेली नहीं है। मेरी माँ, सुमेर, भैरव और हवेली के सारे नौकर भी उनके साथ है उनका ख्याल रखने के लिए। काकीसा तुझे लेकर बहुत परेशान है, उन्हें तेरी बहुत फिक्र हो रही है, तू चल मेरे साथ। इतना कहकर पारो ने प्रीति का हाथ पकड़ा और उसे वहां से ले गई। प्रीति बार बार पलटकर अपनी हवेली की ओर देख रही थी। उसे अपना बचपन याद आ रहा था, हर वो लम्हा याद आ रहा था जो उसने इस हवेली में बिताया था। पारो के साथ चलते चलते हवेली उसकी आंखों से ओझल हो गई और वो रोते हुए पारो के साथ बसंत के घर की ओर बढ़ने लगी। उसके जाने के कुछ देर बाद आदित्य हवेली पहुंचा और अपनी जीप रोककर उससे बाहर आया। वो हवेली को देखते हुए उसके बड़े से दरवाजे के पास पहुंचा। उसने सूरज को दरवाज़ा खोलने का इशारा किया। उसके इशारा करते ही सूरज ने तुरंत दरवाजे पर लगा ताला खोल दिया। आदित्य ने अपने दोनों हाथों से दरवाज़ा खोला और हवेली के अंदर आया। उसने चारों ओर अपनी नज़रें घुमाकर हवेली को देखा और फिर हवेली की दीवारों को छूकर देखने लगा। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे, पर तभी उसकी नज़र दीवार पर लगी सुखदेव ठाकुर की बड़ी सी पेंटिंग पर पड़ी और उसका चेहरा गुस्से में लाल हो गया। वो गुस्से में उस पेंटिंग की ओर बढ़ा और उसने उस पेंटिंग को दीवार से उतारकर जमीन पर इतनी जोर से फेंका कि उसका फ्रेम टूट गया और उसमें लगा कांच चकनाचूर हो गया। इतनी तेज आवाज सुनकर सूरज तुरंत अंदर आया, पर हवेली की फर्श पर कांच बिखरा देखकर उसके कदम वहीं रुक गए। सूरज को देखकर आदित्य गुस्से में चीखा, इस आदमी और इसके परिवार के किसी भी सदस्य की एक भी तस्वीर मुझे इस हवेली में नजर नहीं आनी चाहिए। फेंको उठाकर सारी तस्वीरें, अभी के अभी। जी सर, अभी फिकवाता हूँ। इतना कहकर सूरज तुरंत हवेली के बाहर खड़े अपने आदमियों को बुलाने के लिए चला गया। उसके जाते ही आदित्य ने अपने गुस्से पर काबू किया और सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। वो आहिस्ता आहिस्ता चारों ओर देखते हुए एक कमरे के दरवाजे के बाहर पहुंचा। दरवाज़ा खुला हुआ था और कमरे में ढेर सारी कठपुतलियां, खिलौने और रंग बिरंगे पर्दे देखकर आदित्य को समझते देर नहीं लगी कि ये प्रीति का कमरा है। वो कमरे के अंदर आया। कमरे में चारों ओर बांस की लकड़ियों से बने अलग अलग तरह के खूबसूरत से फ्रेमों में प्रीति की ढेर सारी तस्वीरें लगी हुई थी। पूरे कमरे में राजस्थान के ढेर सारे रंग नजर आ रहे थे। हर चीज को देखकर ऐसा लग रहा था कि पूरे राजस्थान को एक ही कमरे में समेट दिया गया हो। गांव की औरतों वाली खूबसूरत पेंटिंग दीवार पर देखकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि हर पेंटिंग के नीचे की तरफ उसे बनाने वाले का नाम लिखा था। उसने प्रीति के नाम को छुआ। नाम को छूते ही तेज हवा के झोंके से प्रीति का हरे रंग का दुपट्टा उसके चेहरे पर आ गिरा।
उसने अपना हाथ बढ़ाकर प्रीति का दुपट्टा अपने चेहरे से हटाया और उसे देखने लगा। दुपट्टा देखते ही उसे प्रीति से हुई अपनी पहली मुलाकात याद आ गई। वो दुपट्टा हाथ में लिए कबर्ड की ओर बढ़ा। उसने जैसे ही कबर्ड खोला तो उसमें भरे सारे खिलौने और टेडी बियर जमीन पर आ गिरे। वो तुरंत पीछे हट गया। तभी उसकी नज़र अलमारी के अंदर पड़ी, जहां शाहरुख खान की एक खूबसूरत सी तस्वीर लगी हुई थी। उसके चेहरे पर फिर से मुस्कुराहट आ गई। फिर उसकी नज़र टेबल पर रखी प्रीति की एक बहुत ही खूबसूरत सी तस्वीर पर पड़ी। उसने जैसे ही तस्वीर उठाई तो सूरज वहां आकर बोला, सर मुझे बस 10 मिनट दीजिए, मैं अभी ये सारी तस्वीरें यहाँ से हटाकर फिकवा देता हूँ। आदित्य तुरंत बोला, नहीं सूरज, इस कमरे की किसी भी चीज़ को मत छूना। ये कमरा जैसा है उसे वैसे ही रहने दो, इसे ऐसे ही लॉक कर दो। इतना कहकर आदित्य वहां से चला गया। उसके जाते ही सूरज सोच में पड़ गया, ये आदित्य सर भी ना अजीब किस्म के इंसान है। बाहर लगी तस्वीर फिकवा दी और इस चिड़ियाघर जैसे रूम को हाथ लगाने से भी मना कर दिया। सूरज ने मुंह बनाकर इतना कहा और रूम को देखने लगा। दूसरी ओर प्रीति जैसे ही बसंत के घर पहुंची, गंगा उसे देखकर रोने लगी। उसने प्रीति को गले लगाकर रोते हुए पूछा, कहाँ चली गई थी लाड़ो? तेरे बाबा सा भी यहाँ नहीं है, मुझे तेरी कितनी फिक्र हो रही थी। प्रीति अपनी माँ के आंसू पोंछकर बोली, माँ मैं विक्रांत भाईसा से मिलने के लिए जेल गई थी। उसके मुंह से विक्रांत का नाम सुनकर केसर तुरंत उसके पास आई और उसने प्रीति की दोनों बाहें पकड़कर पूछा, तू विक्रांत से मिलने गई थी? कैसा है वो, घर कब आएगा? प्रीति परेशान होकर बोली, तायसा मैंने इंस्पेक्टर साहब से बात की थी, पर उन्होंने कहा कि विक्रांत भाईसा की जमानत नहीं हो सकती। उन पर आदित्य बाबू की जान लेने का आरोप लगा है और इस आरोप में 3 महीने की पहले जमानत नहीं होती। ये सुनकर केसर वही रखी कुर्सी पर बैठकर रोने लगी। तभी वीर ने वहां आकर पूछा, प्रीति काकासा को बचाने के लिए पैसों का इंतजाम हुआ या नहीं? हमें जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम करना होगा, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। वीर की बातें सुनकर गंगा हैरानी से उसे और प्रीति को देखने लगी। प्रीति ने तुरंत बात बदलते हुए वीर से पूछा, वीर भाईसा आप जेल से बाहर कैसे आ गए? आप तो भाईसा के साथ थे ना? वीर घबराकर बोला, प्रीति विक्रांत ने थाने से ठाकुर भानुप्रताप को फोन किया था। बेचारे हमारी मदद के लिए भागे भागे चले आए। उन्होंने बहुत कोशिश की पर विक्रांत की जमानत नहीं करवा पाए, क्योंकि उस आदित्य ने विक्रांत के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया है। पर विक्रांत के कहने पर ठाकुर साहब ने मेरी जमानत करवा दी और विक्रांत ने मुझसे कहा कि मैं जल्द से जल्द हवेली पहुंचूं और पैसों का इंतजाम करने में तेरी मदद करूं, ताकि हम जगदीश काकासा को किडनैपरों से बचाकर सही सलामत घर ला सके। ये सुनकर गंगा की आंखें फटी की फटी रह गई। वो प्रीति की ओर देखने लगी। बसंत, पारो और सीता भी ये सुनकर दंग रह गए। गंगा ने प्रीति की बांह पकड़कर पूछा, ये क्या कह रहा है प्रीति? तेरे बाबासा को किसी ने किडनैप किया है? प्रीति कोई जवाब नहीं दे पाए और सिर झुकाकर रोने लगी। गंगा ने गुस्से में प्रीति की बाहें बहुत कसकर पकड़ी और फिर से पूछा, मैं कुछ पूछ रही हूँ तुझसे, कहाँ है तेरे बाबासा? प्रीति इस बार भी कुछ नहीं बोली तो वीर आगे आकर बोला, काकीसा मैं आपको बताता हूँ कि बात क्या है। सब वीर का चेहरा देखने लगे। वीर उनकी ओर देखकर बोला, काकीसा जब काकासा उदयपुर जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें रेगिस्तान के डाकुओं ने किडनैप कर लिया और विक्रांत को फोन करके रुपए मांगे, पर रकम इतनी ज्यादा थी कि हम रुपयों का इंतजाम नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हमें प्रीति को सब कुछ बताना पड़ा। जब पैसों का इंतजाम नहीं हुआ तो हम प्रीति को उदयपुर ले गए और गांव के बाहर वाली जमीन आदित्य साहब को 50 करोड़ में बेच दी हमने। पर हमें नहीं पता था कि वो कमीना आदित्य 50 करोड़ देकर जमीन के पेपर्स पर साइन कराने के बहाने आपका सब कुछ अपने नाम कर लेगा। जब मैं और विक्रांत रुपये लेकर काकासा को छुड़ाने पहुंचे तो उन किडनैपरों ने हमसे रुपये भी ले लिए और काकासा को छोड़ने से मना भी कर दिया। उन्होंने काकासा को छोड़ने के बदले हमसे 20 करोड़ रुपये और मांगे हैं। पर इससे पहले कि हम कुछ कर पाते, उस आदित्य ने हवेली पर कब्जा करके हमारे सारे रास्ते ही बंद कर दिए। इतना सुनते ही गंगा सदमे से जमीन पर बैठ गई। वो ना रो रही थी और ना कुछ बोल रही थी। प्रीति के साथ बाकी सब उन्हें संभालने के लिए उनके पास बैठे। प्रीति रोते हुए बोली, माँ कुछ नहीं होगा, आप घबराए मत, हम पैसों का इंतजाम कर लेंगे। ये सुनकर केसर तुरंत बोली, पर इतनी बड़ी रकम का इंतजाम हम करेंगे कैसे? प्रीति ने उनकी ओर देखा और बोली, रुपयों का इंतजाम हो जाएगा तायसा, और बाबासा के साथ विक्रांत भाईसा भी घर लौट आएंगे। उसकी बातें सुनकर वीर ने पूछा, पर प्रीति इतनी बड़ी रकम का इंतजाम इतनी जल्दी होगा कैसे? अब तो विक्रांत भी हमारे साथ नहीं है,
अगर वो होता तो जरूर कुछ कर पाता। प्रीति ने खुद को संभाला और बोली, मैंने कहा ना कि रुपयों का इंतजाम हो जाएगा। आप बस उन किडनैपरों से कह दीजिए कि वो बाबासा को कोई नुकसान ना पहुंचाए। हम बहुत जल्द रुपये उन्हें दे देंगे। तू पक्का रुपयों का इंतजाम कर लेगी? वीर ने पूछा तो प्रीति सिर हिलाकर बोली, हाँ। सब प्रीति को हैरानी से देखने लगे तो बसंत बोले, पर बिटिया इतनी बड़ी रकम तू कहाँ से लाएगी? प्रीति कुछ कहती उसके पहले ही नंदू वहां आकर बोला, वीर भाई साहब, बाहर चौपाल में पंचायत लग चुकी है। प्रीति और बाकी सबको सरपंच ने वहां बुलाया है। ये सुनकर वीर गुस्से में भड़का, इस सरपंच की तो जरा सा बुरा वक्त आया नहीं कि शेर बनने लगा है। अभी जाकर इसे इसके औकात बताता हूँ। प्रीति उसे रोकते हुए बोली, रुकिए भाई साहब, आपको सरपंच जी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। मैं उनसे खुद बात करूंगी। कोई कुछ कहता उसके पहले ही प्रीति बसंत के घर के बाहर चौपाल में लगी पंचायत में पहुंची। बाकी सब भी दौड़ते हुए वहां आ पहुंचे। प्रीति को देखते ही पंचायत का मुखिया बोला, प्रीति बिटिया, हम जानते हैं कि तुम्हारे बाबासा और दादासा की गांव में बहुत इज्जत है और इस गांव के लिए भी उन्होंने बहुत कुछ किया है, पर फिर भी तुमने जो पाप किया है उसके लिए पंचायत बैठाना जरूरी था, वरना कोई पंचायत का सम्मान नहीं करेगा और गांव का हर इंसान अपनी मनमानी करने लगेगा। मैं जानती हूँ सरपंच काकासा, मैं भी पंचायत के हर फैसले का सम्मान करूंगी। प्रीति ने इतना कहा ही था कि तभी सुमेर वहां आकर चीखा, पंचायत प्रीति को सजा तब सुनाएगी जब इसने कुछ गलत किया होगा, पर जब इसने कुछ गलत किया ही नहीं तो इसे सजा क्यों मिलेगी? तभी गांव के मुखिया बोले, हम ये बात मानते हैं कि प्रीति विधवा है, ये बात इसे नहीं पता थी, पर यह भी सच है कि ये विधवा होते हुए भी सारी रात एक गैर मर्द के साथ एक ही झोपड़ी में अकेली रही है, इसलिए प्रीति को पंचायत के नियमों के अनुसार सजा मिलकर रहेगी। इतना सुनते ही सब लोग आपस में बातें करने लगे। लेखिका कविता वर्मा।